हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। जैसा हमने प्लान करा था, हम वापस आ चुके हैं मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। जनवरी हमने खत्म कर दिया था, फेब हमने खत्म कर दिया था। अब मार्च पार्ट वन, जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट करते हैं पार्ट वन के साथ। फिर इसके बाद पार्ट टू। अच्छा, इसमें 150 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन 150 क्वेश्चन ये मैक्सिमम लिमिट है। ये जरूरी नहीं है कि हर मंथ में आपको 150 क्वेश्चन मिले। इस जैसे इस पार्ट में 45 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट पार्ट में भी जो पार्ट टू डालेंगे उसमें भी लगभग 50-55 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 100-110 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज मिलेंगे नहीं आपको अगर हर मंथ की बात करें। कभी कदार ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा न्यूज हो जाए, तो हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाए, तो हो सकता है कि 120 या 125 क्वेश्चन हो जाए। लेकिन 150 क्वेश्चन डाले इसलिए है क्योंकि आप मेंटली जो है ज्यादा के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, उससे आपको जब कम देखने को मिलता है या कम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करोगे। ठीक है, तो मेंटली आप 150 क्वेश्चन अपने दिमाग में बना के रखो कि एक एक महीने में मुझे 150 क्वेश्चन लगभग तैयार करने हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले पार्ट की, पार्ट वन के साथ। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? रिसेंटली द इंटरनेशनल विमेन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश मार्च। तो इतना तो क्लियर हो गया क्वेश्चन से कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च में मनाया जाता है। लेकिन किस डेट पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अच्छा, इस बार की जो थीम रही है वो थीम रही है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है और डिजिटल की बात की गई है। ठीक, कि सबको डिजिटल कर दिया जाए। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जिससे थीम याद रखी जा सकती है इंटरनेशनल वीमेन डे की। डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये थीम है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 डैश बिकेम द 13th सीएम ऑफ त्रिपुरा। अभी मार्च 2023 में कौन 13वें सीएम बने हैं त्रिपुरा के, ये बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस त्रिपुरा की जगह बिहार था, सीजीएल प्री में लास्ट ईयर आ चुका है। उसमें भी यही पूछा था कि कौन से नंबर के सीएम बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। अपॉइंटमेंट वैसे भी आना तो लाजमी सी बात है किसी भी एग्जाम में, सीजीएल की ही बात नहीं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो 13th सीएम ऑफ त्रिपुरा कौन बनाया गया है? ये बने हैं मनिक शाह। सीएम की बात हो रही है और ये 13वें सीएम है, ये भी याद रखना है। सीएम की बात हो रही है तो सीएम कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं सीएम को। ठीक है, द गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम। और ये आर्टिकल कौन सा कवर करता है इस चीज को? 163। 163 कहता है द गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम। ठीक है, अच्छा, जो सीएम है वो किस आर्टिकल में कवर होता है? तो वो होता है आर्टिकल 164 में। ठीक है, 164 उसमें है सीएम के बारे में दिया है, 163 अपॉइंटमेंट के बारे में, और 164 देयर शेल बी अ सीएम ऑफ स्टेट। तो नए सीएम जो बने हैं त्रिपुरा के वो बने हैं मनिक शाह। अच्छा, गवर्नर की बात अगर करें, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। ये हैं गवर्नर त्रिपुरा के, सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा की अगर कैपिटल की बात करें, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो ये है अगरतला। ठीक, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है एक क्वेश्चन के अराउंड वो हमने पूरी कर ली। तो मनिक शाह है इसका करेक्ट आंसर, त्रिपुरा के 13वें सीएम। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एसएसबी। अभी किसको नियुक्त किया गया है डीजी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एसएसबी? एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल है। और ये सीएपीएफ जो है हमारी सात, जो हमारी सात सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जो कि किसके अंडर में आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं, एमएचए। थोड़ा सा कट हो गया, समझ लीजिएगा। एमएचए के अंडर में जो सात सीएपीएफ आती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनमें से एक है सशस्त्र सीमा बल। तो जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक बॉर्डर
गार्डिंग फोर्स है। ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, मतलब सीमा की रक्षा करती है, ठीक। तो इसकी जो नई डीजी बनाई गई हैं वो हैं रश्मि शुक्ला जी, इज द न्यू डीजी ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अच्छा, अगर बॉर्डर की बात की गई है तो क्या पूरे इंडिया के बॉर्डर को ये गार्ड करती है एसएसबी? ऐसा नहीं है, केवल दो जो नेशंस हैं, और वो नेशन है नेपाल और भूटान। इन दो कंट्रीज के बॉर्डर को ये गार्ड करने का काम करती है एसएसबी। नेपाल का जो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको गार्ड करती है, और भूटान का 699 किलोमीटर का जो इंडिया के साथ जो बाउंड्री है या बॉर्डर है उसको गार्ड करने का काम करती है ये एसएसबी, ठीक। तो इसका आंसर है रश्मि शुक्ला, न्यू डीजी ऑफ एसएसबी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। अभी किसको प्रदान किया गया? कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, तो अभी किसको प्रदान किया गया है बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? ये खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। अगर आपको पता है तो ये है शशिधर जगदीशन जी, ये हैं एचडीएफसी के सीईओ। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, संदीप बख्शी जी, ये किससे जुड़े हैं? ये हैं आईसीआईसीआई के सीईओ, राइट। और प्रशांत कुमार किसके हैं? ये हैं यस बैंक के। और डी के खैरा ज्यादातर लोग जानते होंगे, ये हैं एसबीआई के चेयरमैन। तो करेक्ट आंसर क्या है? शशिधर जगदीशन, बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ बुक नेम्ड द बुक ऑफ बिहारी इज ऑथर्ड बाय। अभी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी, वो किसके द्वारा लिखी गई है ये बता रहे हैं। तो ये है इसके राइटर अभय कुमार जी, इन्होंने इस बुक को लिखा है द बुक ऑफ बिहारी, ए बी, याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस फेडरेशन। अभी एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से किसको ये अवार्ड दिया गया है? द प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? एशियन चेस फेडरेशन की बात की है, ठीक, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात नहीं की है, फाइड की बात नहीं की गई है, एशियन चेस फेडरेशन की बात की गई है। तो ये मिला है डी गुकेश जी को, ठीक। और ये कहां से हेल करते हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु के रहने वाले हैं डी गुकेश। इनको मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, किसकी तरफ से? एशियन चेस फेडरेशन की तरफ से। और ये है इनकी तस्वीर। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज द चीफ गेस्ट एट द 8th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग 2023 इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग, और जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और ये न्यू दिल्ली में किया गया था उद्घाटन। तो ये बताना है इस बार की चीफ गेस्ट कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन होगा इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि 8वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है। तो रायसीना डायलॉग का ये 8वां संस्करण है इस बार। अच्छा, पहला संस्करण कब हुआ था अगर ये भी बात करें, तो पहला संस्करण हुआ था 2016 में, मतलब ये स्टार्ट हुई थी कब से? 2016 से, ये कहने का मतलब है बस। और ये 8वां संस्करण है, तो इसका चीफ, इस बार की जो चीफ गेस्ट है या चीफ गेस्ट है कौन है? हिंट के लिए बता सकता हूं कि ये है, इस बार की जो चीफ है, चीफ गेस्ट जो है वो है इटालियन पीएम है, इटली के जो पीएम है वो है चीफ गेस्ट। अब आपको मान लो नहीं पता है, तो कभी कभी आपको जब बाकी जानकारियां होती है, बाकी ऑप्शंस की जानकारी है, तो आप वैसे भी जान जाते हो। जैसे कि एंथनी एल्बनीज, ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। पुष्पा कमल दहल, ये नेपाल की हैं, नेपाल के हैं, सॉरी, नेपाल के पीएम। क्रिस हिपकिंस किसके हैं? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के पीएम ये। तो बची कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ये हैं इटली की पीएम, राइट। ये है इस बार की चीफ गेस्ट, किसकी? रायसीना डायलॉग 2023 की। अच्छा, रायसीना डायलॉग की अगर बात करें तो इतना तो पता चल गया कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में। और ये हर साल एनुअली एक बार ये न्यू दिल्ली में ही रखा जाता है, केवल न्यू दिल्ली में ही होती है ये। अब इसका कारण क्या है? कि जो रायसीना नाम है ये लिया ही न्यू दिल्ली से गया है। न्यू दिल्ली में एक रायसीना हिल है जिसके ऊपर ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया है, रायसीना कॉन्फ्रेंस या रायसीना डायलॉग।
तो ये हर साल होती है एक बार न्यू दिल्ली। मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, बहुपक्षीय कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये होती किन मुद्दों पे है? तो ये केवल दो मुद्दों को लेकर ये कॉन्फ्रेंस होती है, और वो दो मुद्दे कौन से हैं? जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। इन दो मुद्दों पे ये कॉन्फ्रेंस होती है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है? भौगोलिक राजनीति और भौगोलिक अर्थव्यवस्था। तो सीधे कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके इन दो मुद्दों पे ये कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। और ये 8वां संस्करण था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं 8वें संस्करण की, वो है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। तो आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ डिजीज नेम्ड पॉट्स वॉज रिपोर्टेड इन विच कंट्री। अभी एक पॉट्स नाम की डिजीज है, ऐसा माना गया है कि कोविड-19 के बाद इसको रिपोर्ट किया गया, और ये बताना है किस कंट्री में ये रिपोर्ट की गई है ये डिजीज। पॉट्स का फुल फॉर्म है पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। ये इस डिजीज का नाम है, और आपको बताना है कि किस कंट्री में पाई गई है कोविड-19 के बाद। यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। तो ये पाई गई है यूएसए में, ये रिपोर्ट किया गया है इस डिजीज को। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो एबनॉर्मल हार्ट बीट इसका बेसिक सिम्टम है। और एक सिम्टम और है, खड़े होने पे इसका जो अपर बॉडी में ब्लड फ्लो है वो कम रहता है, लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है, जिसके कारण हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती, एबनॉर्मल हार्ट रेट रहता है। तो ये जो पॉट्स नाम की डिजीज है कहाँ पर रिपोर्ट की गई है? यूएसए में। तो आंसर क्या हो गया? यूएसए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। टेलीकॉम ब्रांड की बात की जा रही है, और बताना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड वर्ल्ड में कौन सा है। इंडिया में नहीं पूछ रहे हैं, वर्ल्ड में पूछ रहे हैं। अगर ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग की बात करें तो आंसर है इसका स्विसकॉम। ये पहले नंबर पे है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, ये टेलीकॉम ब्रांड है। केवल ब्रांड नहीं, टेलीकॉम टेलीकॉम ब्रांड है। तो पहले नंबर पे ये है। हमारा जो भारत का रिलायंस जियो है वो है दूसरे नंबर पर, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात की जाए, टेलीकॉम ब्रांड की बात की जाए वर्ल्ड लेवल पर। तो रिलायंस जियो दूसरे नंबर पर, स्विसकॉम पहले नंबर पर, और ये है तीसरे पे एटीसैलेट। टेलीकॉम क्या होता है? टेली मतलब दूर हो आप, और कम्युनिकेशन मतलब हम बातचीत कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके जो कंपनी ऐसी डिवाइसेस बनाती हैं जो कम्युनिकेशन को फिजिबल कर पाए, कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर पाए दो दूरियों के बीच, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए, तो उस कंपनी को हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन कंपनी। रिलायंस जियो जानते ही हैं आप, टेलीकॉम की क्षेत्र में कितना ज्यादा काम किया है, जैसे कि जियो फाइबर दिया, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपनी होती है ये होती हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। नेक्स्ट है, तो आंसर क्या है? स्विसकॉम, स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट, हु बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की अगर बात करें तो कौन है द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन बन चुका है? तो ये है स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क। अच्छा, स्पेस एक्स की बात करें तो इसका फाउंडेशन 2002 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है स्पेस एक्स की? तो स्पेस एक्स में स्पेस तो ऐसा ही रहता है, स्पेस एक्स में स्पेस तो ऐसा ही रहेगा। स्पेस एक्स का जो फुल फॉर्म है वो है, बाकी एक्स फॉर होता है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन होता है एक्स फॉर टेक्नोलॉजी कारपोरेशन। ये है इसका पूरा फुल फॉर्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका? एलन मस्क। अगर टॉप 3 की बात की जाए तो ये है पहले नंबर पर, और ये है सेकंड बर्नार्ड अर्नोल्ट, और ये है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं, ये हैं तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 रोटेट होते रहते हैं, कभी जेफ बेजोस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो अभी की जो रिपोर्ट है मार्च 2023 की, तो ब्लूमबर्ग की, उसमें एलन मस्क है सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, on 23rd April 2023, a life-size statue of Sachin Tendulkar will be installed in Dash Stadium। कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल 2023 को एक लाइफ साइज स्टैचू बनाया जाएगा सचिन तेंदुलकर जी का, जो कि
गॉड ऑफ क्रिकेट है, और ये पूछा गया है कि किस स्टेडियम में इसको लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाएगा मुंबई के स्टेडियम में, और ये मुंबई का स्टेडियम कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम। लाइफ साइज स्टैचू से आप क्या समझते हैं? जो एक्चुअल में लाइव आप जब कभी सामने मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर जी के सामने जब आप आएंगे, तब जैसे वो देखेंगे, जितनी उनकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, सेम वैसा ही स्टैचू बनाया जाएगा, उतनी लेंथ और उतनी विड्थ का। और ये बनाया जाएगा 23 अप्रैल को 2027 को, जो कि होती है बर्थ डेट है सचिन तेंदुलकर जी की। और ये 50 साल के हो जाएंगे, 50th बर्थ एनिवर्सरी होगी इनकी, सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ये स्टैचू बनाया गया है, और ये स्टैचू बनाया जाएगा मतलब, और ये लगाया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम पर। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? ये है गुजरात में, राइट। और एडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। कलिंग स्टेडियम कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक, तो आंसर क्या है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया जाएगा ये लाइफ साइज स्टैचू। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो डायरेक्टरेट जनरल कौन बनाया गया है अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, पीआईबी के? ये बताना है। तो पीआईबी के नेट नए हेड जो बनाए गए हैं वो हैं राजेश मल्होत्रा जी। पीआईबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1919 में। बाय किसके अंडर में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है, ठीक है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था 1919 में, पीआईबी को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। अच्छा, मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग? मिनिस्टर कौन है? तो ये है मिस्टर अनुराग ठाकुर जी। सॉरी, एक मिनट, अनुराग ठाकुर जी हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। इनके पास एक और मंत्रालय है, वो है यूथ अफेयर्स का। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इनके पास है, अनुराग ठाकुर जी के पास। ठीक है, तो पीआईबी बना था 1919 में, और इसके जो न्यू हेड हैं, जो अभी हेड बनाए गए हैं, वो है राजेश मल्होत्रा जी। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ फेस्टिवल नेम्ड याओशंग was celebrated in which state? याओशंग नाम का फेस्टिवल है जो कि होली की तरह मनाया जाता है, ये बताना है किस स्टेट में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह हैं मणिपुर के सीएम। अच्छा, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। याओशंग फेस्टिवल कहां पे मनाया गया? मणिपुर में, होली की तरह मनाया जाता है। रिसेंटली अ बुक नेम्ड एज गुड एज माई वर्ड वॉज ऑथर्ड बाय, एक किताब है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। तो इसके लेखक हैं के एम चंद्रशेखर जी। ठीक है, तो आंसर है के एम चंद्रशेखर, एज गुड एज माई वर्ड। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है नया राष्ट्रपति? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए, ये बताना है। ऑप्शन है रमेश चंद्र पौडल, पुष्पा कमल दहल, विनय मोहन कतरा, केपी शर्मा ओली। तो अभी हमने लास्ट के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि पुष्पा कमल दहल तो पीएम है नेपाल के, ठीक है, और प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रामचंद्र पौडल। ये है नेपाल का फ्लैग, कभी नजर में आया तो आप पहचान सको। ठीक है, तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडल जी। और पीएम अगर पूछ लिया जाए तो पुष्पा कमल दहल है नेपाल। ठीक है, आंसर क्या हो गया? रामचंद्र पौडल, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है, अ बुक नेम्ड मुंदक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी वाज ऑथर्ड बाय, एक किताब है जिसका नाम है मुंदक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है।
तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने के श्रीनिवासन, मुकुल शुक्ला, करण सिंह, अनुज कुमार। तो ये करण सिंह जी द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? करण सिंह। आंसर क्या हो गया? करण सिंह। नेक्स्ट है, recently PM Modi inaugurated the world's longest railway platform named श्री सिद्धार्थ रूदा इन। ठीक है, तो अभी एक विश्व का इंपॉर्टेंट इसलिए है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। ये कहां पर है ये बताना है। ठीक है, तो ये है कर्नाटक में। इसका पहले नाम हुबली जंक्शन भी था। ठीक है, इसका पहले नाम हुबली जंक्शन भी था, लेकिन अब क्या है? श्री सिद्धारूदा। ठीक है, श्री सिद्धारूदा है इसका अब नाम, जो प्लेटफॉर्म का नाम। और ये कितना लंबा है? अगर ये विश्व की बात, अगर विश्व का सबसे लंबा बन चुका है तो ये कितना लंबा है? 1507 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, अगर बात करें तो अराउंड 1.5 किलोमीटर का हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे भारत में है। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में 1507 मीटर। हो सकता है लंबाई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो ये पहले हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ नेवल एक्सरसाइज मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज, जिसको एमपीएक्स के नाम से भी जाना जाता है, वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो ये बताना है, एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स 2023, किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया और किस देश के बीच में? तो ये हुई है जिसकी कैपिटल है फ्रांस। की कैपिटल क्या है? पेरिस। सॉरी, मैंने आंसर ही बोल दिया है, फ्रांस है इसका राइट आंसर। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपीएक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं इमैनुअल मैक्रन। ठीक है, ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में हुई है 2023 की? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है, इन 95th ऑस्कर्स 2023 अवार्ड विच सॉन्ग वन द टाइटल फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब किसको दिया गया है अगर हम ऑस्कर्स अवार्ड की बात करें, जो 2023 में 95th एडिशन हुआ है। ठीक, तो ये खिताब मिला है आरआर फिल्म का, जो नाटू 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 सॉन्ग है उसको दिया गया है। ठीक, बाकी इंफॉर्मेशन है तो अभी वो आगे आपको स्लाइड में मिल जाएगी। तो जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, ये हमारे भारत के जो आरआर फिल्म है, आरआरआर फिल्म है, उसका जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको दिया गया ये किताब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ही, निश्चित है। और बाकी जो ऑस्कर्स की इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रहा हूं मैं। ये 95th एडिशन था ऑस्कर्स का। ठीक है, 95th एडिशन था, और ये इसको ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है। ठीक, और ये इवेंट हुआ कहाँ था? लॉस एंजलिस में हुआ था। होस्ट कौन रही है इस इवेंट की? जिमी किमेल। ठीक, ये रहे होस्ट। ठीक, उसके बाद बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो को। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये कुछ जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक तो नहीं, इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट पिक्चर, ये पूछा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द 32nd व्यास सम्मान 2022 फॉर नोबेल पागल खाना। तो नोबेल के लिए मिला है एक अवार्ड जिसका नाम है व्यास सम्मान 2022। ये व्यास सम्मान एक नॉवल के लिए मिला है जिसका नाम है पागल खाना। तो ये किसको दिया गया है? अब नॉवल के लिए मिला है तो ये किससे संबंधित है? लिटरेचर के लिए। ठीक,
मान लीजिए कि क्या यहाँ पर ये ना दिया गया होता कि नॉवल के लिए मिला है, तो आपको बता दिया है कि ये लिटरेचर से संबंधित है या साहित्य के लिए मिलता है व्यास सम्मान। तो ये दिया गया है इसी पागल खाना के जो ऑथर हैं, ज्ञान चतुर्वेदी जी। ठीक, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ज्ञान चतुर्वेदी 32nd व्यास सम्मान। ठीक है, इनको दिया गया है। और अगर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पागल खाना के ऑथर कौन है, ये जो नॉवल है पागल खाना, इसके ऑथर कौन है, तो ये ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ बुक नेम्ड इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा इज ऑथर्ड बाय। तो एक किताब है जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो इसके ऑथर हैं पी ज्योतिमणि। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ऑथर कौन है, पी ज्योतिमणि। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये बताना है आपको ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होने वाली है 2023 की, उसकी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बनाए गए हैं। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर यहाँ से आपको पिक्चर से साफ पता चल रहा होगा, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर, ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इस इवेंट के। और ये इवेंट होगा इस बार न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आईबीए। आईबीए की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉसन, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, आईबीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसन, स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको कंडक्ट करवा रहा है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये इस बार न्यू दिल्ली में होगा 2023 वाला। ठीक, ये याद रखना है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, मैरी कॉम और फरहान अख्तर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी लाइकली टू बी ऑपरेशनल बाय। तो जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस करा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब तक ऑपरेशनल हो जाएगी ये बताया। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है ऑपरेशनल हो सकती है या चांसेस हैं या ऐसा माना जा रहा है कि हो ही जाएगी, तो ये हो जाएगी 2026 तक। ठीक है, 2026 तक ऐसा माना जा रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन भारत को मिल जाएगी। अच्छा, अश्विनी वैष्णव जी की बात की गई है, तो अश्विनी वैष्णव जी के पास ये रेल मंत्रालय तो है, इसके अलावा कौन से मंत्रालय हैं इनके पास, तो इनके पास ईसी एंड आईटी, ये दो मंत्रालय और हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो मंत्रालय और हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक तीसरा है रेलवे। ठीक, तो ये तीन मंत्रालय हैं अश्विनी वैष्णव जी के अंडर में। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ प्रोजेक्ट नेम्ड ग्रीन सैंड वाज लॉन्च्ड बाय। अभी एक प्रोजेक्ट है और एक काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन सैंड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस कंट्री द्वारा, ये बताना है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये CO2 को दफनाने का काम करेगी। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में माना जा रहा है कि ये इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेवयार्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हर कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव जो ग्रीन सैंड नाम का इनिशिएटिव है, ये लिया गया है डेनमार्क द्वारा। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जितने भी एरिया की जो CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको ये कलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे और उसको लिक्विफाई कर देंगे। फिर ये उस लिक्विफाइड CO2 को ले जाकर दफना देंगे कहाँ पर, समुद्र के नीचे, और ये नॉर्थ सी है। ठीक है, एक मिनट, शायद आपको, तो ये दफनाने का काम करेंगे नॉर्थ सी में। ठीक, CO2 को दफनाने का काम किया जाएगा नॉर्थ सी में। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होगे इस फिगर पे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर एटमॉस्फेयर में थी, इसको लिक्विफाई किया गया, इसको ले जाकर लिक्विफाइड CO2 को ले जाकर फिर दफना दिया जाएगा नॉर्थ सी के भीतर, और इसकी जो गहराई होगी वो होगी 1800 मीटर।
ठीक, 1800 मीटर गहराई डेप्थ जो होगी वहां पर जो लिक्विफाइड CO2 है उसको स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। अच्छा, डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क की अगर बात करें तो ये, इसके अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये यूरोप का है। ठीक, यूरोप कॉन्टिनेंट है। कैपिटल की बात अगर करें, कैपिटल कौन सी है इसकी, कौन सी है कह रहा हूँ, कोपन हेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। और ये कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो वो है यूरोप। तो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट है ये, CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ग्रेवयार्ड्स बनाई गई हैं CO2 के लिए, तो ये डेनमार्क द्वारा चलाया गया और नॉर्थ सी में ऐसा करा जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली 13th एडिशन ऑफ द बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड, 13वां संस्करण है किसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का। ये बताना है किसके किसके बीच में हुई है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी ही है कैपिटल। ठीक है, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना याद रखना है सिंगापुर की जो कैपिटल है वो कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। तो ये 13वां संस्करण है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये किसके साथ हुई है? इंडिया और सिंगापुर। ठीक, दो देशों के बीच हुई। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया रैंक्ड डैश इन द वर्ल्ड्स पॉल्यूटेड कंट्री इंडेक्स। तो अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन फैलाने वाले कंट्री हैं उनकी अगर हम रैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो हमारा भारत कौन सी रैंक पर आता है ये बताना है। तो इंडिया की जो रैंक रही है पॉल्यूशन को बढ़ाने में कह सकते हैं, तो वो रही है 8। ठीक है, इंडिया 8वें नंबर पे पूरे वर्ल्ड में अगर मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात की जाए। ठीक, अगर मोस्ट पॉल्यूटेड जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रहा है फर्स्ट या फिर टॉप जो रहा है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वो रहा है चार्ट। ठीक, ये कंट्री का नाम है और ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है ये चार्ट। अगर ये तो कंट्री की बात हो गई। अच्छा, अगर सिटीज की बात करें, ठीक, सिटीज की अगर बात करें तो टॉप पे रहा है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी जो रहा है वो है लाहौर। ठीक, उम्मीद भी थी इन्हीं से। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा रहा है? लाहौर, पाकिस्तान। पहले नंबर पे है अगर सिटीज की बात की जाए पॉल्यूशन में। ठीक है, तीसरे नंबर पे भारत का भी एक सिटी है और वो है भिवाड़ी। ये भी पूछा सकता है कि अगर इंडियन सिटीज की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे भिवाड़ी है जो कि राजस्थान में। ठीक है, और चौथे नंबर पर दिल्ली है अगर पॉल्यूटेड सिटीज की बात की जाए। ठीक, तो ये है रैंकिंग IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर ये रैंकिंग की गई। आपको पता चल गया कि जो वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं वो कौन से पता चल गया, इंडिया की रैंक पता चल गई, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है वो है कंट्री चैड और ये अफ्रीकन कंट्री है। और सिटीज की भी बात चल गई, सबसे ज्यादा तो पॉल्यूटेड है वो है लाहौर। ठीक, ये फर्स्ट है सिटीज। और अगर इंडिया की बात की जाए तो भिवाड़ी जो राजस्थान में है और दिल्ली। ठीक, चौथे नंबर पर, तीसरे और चौथे। तो आंसर क्या हो गया इसका? 8। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंश्योरेंस स्कीम नेम्ड रेशम कीट बीमा प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चरिस्ट। भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर एक बीमा स्कीम लॉन्च हुई है। किसके लिए? सेरीकल्चरिस्ट के लिए। सेरीकल्चरिस्ट कौन होते हैं? जो सिल्क एग्रीकल्चर करते हैं या फिर रेशम के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको कहते हैं सेरीकल्चरिस्ट। और ये स्कीम का नाम क्या रखा गया है? रेशम कीट बीमा। ठीक है, तो जो भी लोग जो सिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका जो भी नुकसान होता है तो सरकार उनको आर्थिक मदद देगी।
राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी, और वो राज्य सरकार कौन सी है? उत्तराखंड। ठीक। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक। सीएम है यहाँ पे। कैपिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो कैपिटल है उत्तराखंड की, एक समर कैपिटल अलग है और विंटर कैपिटल अलग है। ठीक। समर की अगर बात की जाए तो गरसाए है इसकी समर कैपिटल, और विंटर कैपिटल की अगर बात की जाए तो ये है देहरादून। ठीक। अच्छा, गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। ठीक। राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। ठीक। तो गवर्नर है गुरमीत सिंह, कैपिटल है, दो कैपिटल हो गई, गरसाए और देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। तो ये जो स्कीम है रेशम कीट बीमा, जो कि सिल्क एग्रीकल्चरिस्ट के बदले बनाई गई है, जो मतलब सिल्क प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनके लिए बनाई गई है, सिल्क फार्मर्स हैं उनके लिए बनाई गई है। तो ये उत्तराखंड में स्कीम चलाई गई है। ठीक। आर्थिक मदद देगी सरकार, राज्य सरकार, और ये भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो सिल्क फार्मर्स के लिए चलाई गई। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट एवर मिथेनॉल फ्यूल्ड बसेस वर लॉन्च। तो भारत की पहली मिथेनॉल फ्यूल्ड जो बसेस हैं वो मिथेनॉल एडेड फ्यूल यूज करेंगी, और इस फ्यूल का नाम है MD-15, जिसमें 15% मिथेनॉल होगा। ठीक है। और 85% डीजल होगा। डी फॉर डीजल है यहाँ पे। ठीक। 15% मिथेनॉल होगा और 85% डीजल होगा, और इस फ्यूल को यूज करेंगी, कहाँ पे यूज किया जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई जी हैं। लिख भी दें क्या? वैसे तो पहले पार्ट में करा चुके हैं, लेकिन लिख देते हैं, चलिए। बसवराज बोम्मई, ये सीएम है। अच्छा, गवर्नर की अगर बात करें तो ये है थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत जी, ये गवर्नर हैं कर्नाटक के। सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई जी। तो ये MD-15 नाम का जो फ्यूल है, जिसमें 15% मिथेनॉल होगा और 85% डीजल होगा, ये कहां पर? बेंगलुरु में यूज होगा, बसेस में। ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बिकेम PM ऑफ विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री बने हैं, ये बताना है किस कंट्री के बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो ये बताना है ये किस कंट्री के PM है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं कतर के। अच्छा, कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल क्या है पता है? कतर की कैपिटल है दोहा। ठीक। अच्छा, करेंसी की बात करें, कतर की करेंसी क्या है? तो कतर की करेंसी है रियाल। ठीक, ये याद रखना है। कैपिटल क्या है? दोहा, और करेंसी क्या है? रियाल। और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बनाए गए हैं कतर के नए PM, प्रधानमंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रिसेंटली अ वुमेन सेंट्रिक फेस्टिवल नेम्ड अतुकल पोंगल वॉज सेलिब्रेटेड इन। अभी एक वुमेन सेंट्रिक फेस्टिवल है, मतलब जहां पे महिलाएं इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, या महिलाएं मतलब इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो ये अतुकल पोंगल नाम का फेस्टिवल है, ये बताना है ये कहाँ पर मनाया गया है। ठीक है। तो अतुकल पोंगल नाम का जो फेस्टिवल है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है ये, और ये मनाया जाता है केरला में। अच्छा, अगर केवल पोंगल फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल? पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये अतुकल पोंगला नाम का जो फेस्टिवल है, जो कि एक वुमन सेंट्रिक फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया गया है? केरला। केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम है पिनाराई विजयन जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द 13th CM ऑफ त्रिपुरा।
रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 13 सीएम ऑफ त्रिपुरा कौन बनाए गए? मानिक शाह। अच्छा, बाकी चीजें बात करें, ऑप्शंस की अगर बात करें, यही सीख लेते हैं। कोनराड संगम कहाँ के? नागालैंड के। ठीक है, ये नागालैंड के सीएम है। के चंद्रशेखर राव कहाँ के? बताइए। ये हैं तेलंगाना के। और एक नाथ शिंदे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के नहीं है। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। ठीक, तो 13 सीएम ऑफ द त्रिपुरा मनिक शाह। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द प्रितकर प्राइज, प्रितकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो ये जो प्रिटकर प्राइज है या फिर प्रिटकर आर्किटेक्चर प्राइज है 2023 का, किसको दिया गया है ये बताना है। तो ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। अच्छा, इसी को बोला जाता है नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक, स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गई। इसी को बोला जाता है आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज बोला जाता है प्रिटकर प्राइज को। ठीक है, पहली बार इसको 1979 में दिया गया था। और ये दिया गया था किसको? ये गया था फिलिप जॉनसन। इनको दिया गया था। इन्होंने ग्लास हाउस बनाया था, ऐसा हाउस बनाया था जो कि कांच का बना हुआ। इसके लिए इनको दिया गया था 1979 में ये प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। तो नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, रिसेंटली यूएसए कन्फर्ड द पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी यूएसए ने प्रदान किया है, कन्फर्ड का मतलब प्रदान करना, द पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया गया है ये बताना है। ठीक, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये अवार्ड संबंधित किससे किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र में मिलता है। तो पेन है तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, और ये यूएसए की तरफ से दिया गया है किसको? विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, इनको दिया गया है द पेन, पेन भी इसको बोला जाता है, और नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोला जाता है। ठीक, या तो पेन बोल देंगे या नाबोकोव, दोनों से ही इसको जाना जाता है। यूएसए की तरफ से दिया गया है किसको? विनोद कुमार शुक्ला जी को, लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है। रिसेंटली विच स्टेट वन द 76th संतोष ट्रॉफी इन मार्च 2023। अभी हाल ही में किस स्टेट ने, किस राज्य ने जीता है 76th संतोष ट्रॉफी? किस क्षेत्र में मिलती है, किस गेम में मिलती है? तो ये मिलती है फुटबॉल में। ठीक है, और जो विजेता हैं इस बार के, जो 76 संतोष ट्रॉफी की जो विजेता हैं, वो 5वीं बार ये टाइटल जीत रहे हैं, और वो है कर्नाटक। 5th टाइटल है इनका ये। ठीक है, 5वीं बार संतोष ट्रॉफी ये जीत रहे हैं। और रनअप रहे हैं, रनर अप ये रहे हैं, इनसे जीता है इन्होंने। ठीक, तो ये रहे हैं रनर अप मेघालय, और कर्नाटक जो है 5वीं बार इसको जीत चुका है। संतोष ट्रॉफी का विनर कौन है? कर्नाटक। यहाँ पे भी लिखते रहे, बाकी कोई कंफ्यूजन ना हो। 2023 आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द बहरेन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। ये जो फॉर्मूला 1 रेसिंग हुई है बहरेन में, ये इवेंट कौन जीता है ये बताना है। तो ये हैं विजेता। अगर आप इनको जानते हैं, इनकी फोटो से, इनकी तस्वीर से आप इनको पहचान पा रहे हैं, तो ये है मैक्स वर्स्टैपन, और ये बेल्जियम को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, बेल्जियम को बिलोंग करते हैं ये रेसर। अच्छा, बहरेन कहाँ पे? बहरेन F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात की गई तो बहरेन क्या है? ये एक गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है, और ये एशिया में ही है, कॉन्टिनेंट की अगर बात करें। ठीक, कैपिटल की अगर इसकी बात करें, तो बहरेन की जो कैपिटल है वो है मनामा। मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरेन। ठीक, तो मैक्स वर्स्टैपन है इसका करेक्ट आंसर। बहरेन F1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। बेल्जियम को बिलोंग करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सब कुछ मैंने सीक्वेंस से बोला है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। रिसेंटली अ बुक नेम्ड इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ
स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री वॉज ऑर्डर्ड बाय। तो ये जो बुक है जिसका नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो हमें बुक के नाम से समझ आ रहा है कि ये हेल्थ से रिलेटेड बुक है। ठीक, सज्जन सिंह यादव द्वारा जी ये लिखी गई है। ठीक है, इसके ऑथर हैं सज्जन सिंह यादव और बुक का नाम क्या है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, सज्जन सिंह यादव। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? मनसुख मांडविया जी के अंडर में है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया जी। तो इनके अंदर में मनसुख मांडविया जी किसको ऐड करते हैं? एक तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, पूरा नाम अगर बोले मंत्रालय का तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा भी इनके पास कोई मंत्रालय है क्या? तो वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक, ठीक है, ये दो मंत्रालय और हैं इनके पास। तो मनसुख मांडविया जी के पास कौन कौन सी मंत्रालय हैं? एक तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? सज्जन सिंह यादव जी। नेक्स्ट है, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू क्रैश बैरियर नेम्ड बाहुबली वाज लॉन्च। तो ये विश्व का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही पक्का, निश्चित है ये एग्जाम में। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू कैरियर बैरियर लगाया गया है। जैसे हम देखते हैं हाईवे पे जब चलते हैं तो इस तरह के बैरियर्स लगे होते हैं एक्सीडेंट को रोकने के लिए या फिर जो भी नुकसान होता है एक्सीडेंट के बाद उसको रोकने के लिए। तो इस बार स्टील का इसमें यूज होता होगा या होता है, तो इस बार उसका यूज ना करके किसका यूज किया गया है? बैम्बू को। ठीक है, और बैम्बू के क्रैश बैरियर बनाए गए हैं, 200 मीटर की ये लेंथ के बनाए गए। ठीक, और ये बनाए कहाँ पे गए हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ये 200 मीटर का है। ठीक, जो क्रैश बैरियर बनाया गया है और विश्व का पहला ऐसा क्रैश बैरियर है जो कि बम्बू का बना है। ठीक, और इसका नाम भी रखा गया है बाहुबली। तो ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन में यही दे देंगे ये बाहुबली जो है वो क्या है। ठीक है, क्रैश बैरियर है, ऑप्शन में कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, या ये पूछ लेंगे जो क्रैश बैरियर विश्व का पहला ऐसा क्रैश बैरियर जो बम्बू से बनाया गया है तो उसका नाम क्या है? तो वो है बाहुबली। और ये महाराष्ट्र में रखा गया है इसको। ठीक है, महाराष्ट्र में बनाया गया और ये 200 मीटर लंबा है, ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, रिसेंटली सीएम एकल महिला स्वरोज सॉरी सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना वाज अनाउंस्ड इन विच स्टेट। अभी हाल ही में किस स्टेट में सीएम हैं? तो चीफ मिनिस्टर ने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को अनाउंस किया है? ठीक, ये बताना है। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है ये अनाउंस की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसमें महिलाओं को जो है आगे बढ़ने की जो है स्कीम है, आगे बढ़ाने की स्कीम है और इसमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाएगी, 50% सब्सिडी। ठीक है, 50% की आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार द्वारा, अप टू 1 लाख तक का अगर स्मॉल बिजनेस है या प्रोजेक्ट है। उससे ऊपर नहीं, आपने 1.5 लाख का प्रोजेक्ट कोई बनाने का आप सोच रहे हो तो उसमें नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट या स्मॉल बिजनेस कुछ भी है, अगर वो 1 लाख या उसके अंदर का है तो उसमें सरकार, राज्य सरकार वहां की 50% सब्सिडी देगी। हमने अभी बात की थी उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक, तो ये थी महिलाओं के लिए स्कीम चलाई गई है उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, ताकि महिलाएं जो है वो इकोनॉमिकल जो है मजबूत हो जाए इकोनॉमिक तौर पे। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड फ्रिंजेक्स 2023 विद। तो अभी हाल ही में इंडिया ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है फ्रिंजेक्स नाम की। ये किस कंट्री के साथ की है ये बताना है। इसका नाम जो है, आंसर जो है इसी नाम में छुपा है। फ्रिंजेक्स नाम की एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में हुई है बताना है, इंडिया और किस देश के बीच में। तो IN फॉर इंडिया हो जाता है और FR फॉर फ्रांस हो जाता है। ठीक, फ्रांस की कैपिटल अभी मैं पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रन। ठीक है,
तो जो फ्रिंजेक्स 2023 की जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है हर पेमेंट डिजिटल मिशन वाज लॉन्च्ड बाय। तो ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, ये बताना है किस बैंक द्वारा चलाया जा रहा है या किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ये बताना है। तो एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, आरबीआई, एसबीआई, तो ये चलाया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, इस पे बात हुई थी। गवर्नर कौन है आज? आज की डेट में गवर्नर कौन है करंट? शक्तिकांत दास जी। आरबीआई पे हमने डिस्कस करा था शायद लास्ट वीडियो में, फेब के लास्ट पार्ट 2 में डिस्कस करा था, तो उतना डिस्कस नहीं करेंगे। शक्तिकांत दास जी हैं 25th गवर्नर है, ये ध्यान रखना है। ठीक, 25th गवर्नर है। एक मिनट, शक्तिकांत दास जी जो हैं, एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ। शक्तिकांत दास जी जो हैं 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक, 25वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई का जो फाउंडेशन हुआ था कब हुआ था? 1935 में। हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। रिसेंटली द 5th जन औषधि दिवस वॉज और जेनेरिक मेडिसिन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। ये जो 5वां जन औषधि दिवस है, या फिर इसको जाना जाता है जेनेरिक मेडिसिन डे के नाम से भी, ये कब मनाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, और इस बार की जो थीम रही है जन औषधि दिवस की, वो रही है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ये है इस बार की थीम। ठीक, जन औषधि दिवस की जो थीम है वो है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, और ये मनाया कब जाता है? 7 मार्च को, अ डे बिफोर द इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले। याद रखने के लिए, हिंट के लिए बता दिया। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं। अभी किसको बनाया गया है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी एजी की बात नहीं की जा रही है, सी जीए की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बनाए गए हैं एस एस दुबे। सीएजी की बात करें तो ये क्या होता है? कंट्रोलर एंड, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट सॉरी। सीएजी क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सीजीए और सीएजी में। ठीक, दोनों अलग अलग चीज हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये सीएजी जो है किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आर्टिकल 148 बात करता है किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, दैट इज सीएजी। और ये हैं सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये सीएजी हैं, और ये बने हैं सीजीए। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालिएगा, दोनों चीजें लिख दी साफ साफ। ठीक, सीजीए और सीएजी। ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू है सीएजी, और सीजीए है एस एस दुबे। नेक्स्ट है रिसेंटली डैश गिव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 बिलियन टू इंडिया टू सपोर्ट पीएम अभीम। अभी किसने जो है फाइनेंशियल आर्थिक मदद करने का एक अनाउंसमेंट किया है? कितनी आर्थिक मदद करेंगे वो? $1 बिलियन की। और किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? पीएम अभीम योजना को, जो स्कीम है, इसके लिए $1 का आर्थिक योगदान किया है। किसके द्वारा किया गया है ये बताना है। भारत को किया है। ठीक, एशियन एडीबी ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया, एचएसबीसी ने, जेपी मॉर्गन ने। तो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको अभीम को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कीम है, अभीम स्कीम,
इसको आगे बढ़ाने के लिए $1 बिलियन हम आपको देंगे, इंडिया को कमिट करा है वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो W फॉर वर्ल्ड बैंक एंड W फॉर वॉशिंगटन। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1944 में। और इसके हेड कौन है? डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। अब ये पीएम अभीम की बात कर लेंगे तो ये है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। ए बी फॉर आयुष्मान भारत, और एच फॉर है हेल्थ, एंड आई फॉर है इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है ये, ठीक है। तो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। और ये लॉन्च कब हुई थी? 2023 में लॉन्च हुई है ये स्कीम, ठीक है। सॉरी, 2023 कह रहा हूँ, 2021 में लॉन्च हुई है ये स्कीम, ठीक है। पीएम अभीम स्कीम जो है ये 2021 में लॉन्च हुई है। और ये स्कीम लॉन्च कहाँ पे हुई थी? कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। तो पीएम अभीम जो स्कीम हुई है ये लॉन्च हुई थी वाराणसी में, ठीक। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी मदद है, वो सरकारी अस्पतालों में अच्छी की जाए, ताकि एक्सेसिबल हो आम आदमी के लिए, और अफोर्डेबल भी हो, सस्ती भी हो, और आसानी से जो आम जनता है उसको मिल सके, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स को अच्छा करने का काम था। क्लिनिक से हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल्स में लैब टेस्टिंग, जो बाहर आप टेस्ट कराते हैं महंगे महंगे, अब वो सरकारी अस्पताल में सस्ते दामों पे आपको हो जाए, आम आदमी के लिए वो सस्ते हो जाए। तो ये था उद्देश्य इस स्कीम का, पीएम अभीम अभीम स्कीम का। पीएम अभीम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 2021 में लॉन्च हुआ था। इसको बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको $1 बिलियन की मदद करेंगे। अच्छा, 1 बिलियन सुनते हैं हम, अक्सर सुनते हैं 1 बिलियन। कितना होता है 1 बिलियन? तो ये होता है 100 करोड़ के बराबर, ठीक है। और यही होता है 10,000 लाख के बराबर, अगर रुपीस में बात की जाए, ठीक। तो 100 करोड़ रुपए या 10,000 लाख रुपए ही होते हैं कितने? $1 बिलियन, ठीक। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक, ठीक। रिसेंटली हु बिकेम द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2023? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है, या ये किसको नवाजा गया है, ठीक। ये टाइटल किसको मिला है? तो ये हैं वेट लिफ्टर। अब आप ऑप्शन में पहचानो कि वेट लिफ्टर कौन है इनमें से। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, या मीराबाई चानू। तो ये हैं मीराबाई चानू जी। तो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर इन्होंने जीता था, ठीक है, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया पीएम अनाउंस टू बी सेटअप इट्स डेकेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन। अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अनाउंस किया है कि वहां की जो यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस वो इंडिया में भी स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने किया है, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? माय नेम इज एंथनी एल्बनीस, ठीक है। तो एंथनी एल्बनीस है ऑस्ट्रेलिया के पीएम। तो आज के लिए इतना है, 45 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। रिवीजन अच्छा रखिए, जो जनवरी को अभी से प्रिपेयर करते चलिए, लास्ट टाइम के लिए आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि जब आप अभी से कवर करते चलोगे, और सोचो आप कितना इजी होता जा रहा है, एबी के फॉर्म में आपको मिल रही है चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो केवल पढ़ना है, देखना है, पढ़ना है। आप 2 बार देख लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इसका बल्क मतलब बंद बनाइए लास्ट में एग्जाम के लिए, जुलाई में आप केवल इसका मतलब हल्का कर दें। 6 महीने का सोचो कि यार अब 2 महीने, 1-2 महीने की बात दूसरी होती है,
ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने का एक साथ आप लेके बैठोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करोगे आप, ठीक। तो इसलिए इसको अभी से कवर करते चलना, सब कुछ अभी से रिवाइज करते चलो, ठीक। ताकि करंट अफेयर का कोई हवा रह ही ना जाए जब आप एग्जाम दो। ठीक है, एग्जाम जुलाई में एक्सपेक्टेड है, सीजल का। तो ठीक है, उसको आयदे से कवर करते चलिए और मिलते हैं जल्दी मार्च के पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी जबरदस्त रखिए। थैंक यू।